गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे मंत्रिपरिषद का गठन, जिसमें हमने पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट था प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा ही मंत्रियों का चयन होता है और प्रधानमंत्री मंत्रियों का कार्य विभाजन करता है और मंत्रियों के लिए योग्यताएं पढ़ी थी और मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है। मंत्रियों का कार्यकाल ये लोकसभा पर निर्भर करता है। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ये संसद निर्धारित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां, मंत्रियों की श्रेणियां। कहते हैं कि मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल के कैबिनेट, जो मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है और उन तीनों श्रेणियों में देखिए, बड़ा मंत्री, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य राज्य मंत्री तथा उप मंत्री, ये 3 श्रेणियां हैं कि पहला मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री के सदस्य। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 प्रकार की श्रेणियां हो गई। ये वेरी मोस्ट पॉइंट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। प्रथम श्रेणी के मंत्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं, जो कि भारत की संस्थात्मक व्यवस्था में प्रशासनिक सर्वोच्च इकाई है। कैबिनेट के सदस्य एक या अधिक विभागों में प्रधान होते हैं। दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री एवं उप मंत्री के बीच की होती है। ये विशेष विभागों में संबंधित रहते हैं और कभी कभी उसके द्वारा विभागों के साथ अपने स्वतः प्रधान के रूप में कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनमें उनके विभागों में संबंधित प्रश्न विचाराधीन होते हैं। राज्य मंत्री के बाद तीसरा आता है उप मंत्री की श्रेणी आती है, जो कि ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। इस प्रकार के 3 मंत्रियों की व्यवस्था की जाती है मंत्रिमंडल में और उन्हीं के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यों का संचालन करता है। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल की शक्तियां, कि मंत्रिमंडल का लीडर तो प्रधानमंत्री होता है और उनके सदस्य मिलकर के क्या क्या शक्तियां दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी, किंतु यह परंपरागत शब्दावली और जहां तक व्यवहार में संबंध है, मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और उसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को हर सहयोग, किसी भी प्रकार के पदों की नियुक्ति करना, उन सब की सारी सूची तैयार की जाती है। मंत्रिमंडल सूची तैयार करके प्रधानमंत्री की सहमति से प्रधानमंत्री को देता है और प्रधानमंत्री उन पदों की सूची बना करके राष्ट्रपति को देती है। तो इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय है, दिल है, ये प्रमुखतः मंत्रिमंडल को कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में हृदय, शरीर की सारी, जिसमें अपने शरीर को हृदय जो है रक्त पहुंचाता है, सारी सप्लाई करता है, वैसे ही मंत्रिमंडल पूरे शासन में रक्त की तरह सारी व्यवस्थाएं बना करके रखता है। अब देखिए, प्रमुख मंत्रिमंडल की शक्तियों में पहला है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, यानी देश के लिए नियम बनाना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। पहला है कानून निर्माण पर नियंत्रण, कि जो कानून बनाए जाते हैं वो मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य बताया जाता है। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, वर्ण इकाई द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारित कर दिए जाते हैं और ये नीति निर्धारण करने के बाद में उसके द्वारा ही विधि और निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। फिर है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, कि मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका की सर्वोच्च लीडर के रूप में बताई गई है। सैद्धांतिक दृष्टि से
संघ सरकार की यानी केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालिका, उसके शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। फिर है वित्तीय कार्य, कि धन से संबंधित मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य है देश के शासन को चलाने के लिए बजट तैयार करना। देश की आर्थिक नीति निर्धारण करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा, जिसको हम कहते हैं बजट, प्रस्तुत किया जाता है। अब आपको पता है प्रतिवर्ष बजट पारित करने के लिए एक प्रमुख मंत्री होता है जिसको कहते हैं वित्त मंत्री। तो बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और वहीं उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन, कि विदेशों से संबंध स्थापित करने हैं, उनका कार्य भी मंत्रिमंडल का ही है। भारत में वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा युद्ध तथा शांति संबंधी घोषणाएं भी की जाती है और इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते हैं। फिर है नियुक्ति संबंधी कार्य। बहुत से बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय मंत्रिपरिषद ही करती है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में उन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। यानी मंत्रिपरिषद ही उन पदों की नियुक्ति के संबंध में विचार विमर्श करके सूची तैयार करती है और राष्ट्रपति को देती है। भारत के कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है, कि जो लोग शासन चलाते हैं, जो सत्ता में होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, उन सब की निगरानी विपक्ष में बैठे जो भी प्रतिनिधि हैं वो इसका ध्यान रखते हैं। विपक्ष सत्ता को नियंत्रित करने एवं शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार संचालित करने के लिए निम्नलिखित साधनों द्वारा सरकार को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल अपने कार्यों का संचालन करती है और मंत्रिमंडल को ये शक्तियां दी गई है जिनसे हमारे भारत में शासन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब अपने लोकतंत्र का या सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। अब देखिए, न्यायपालिका सरकार का जो तीसरा अंग है, ये स्वतंत्र रह करके यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दबाव में नहीं रहता है। तीसरा अंग सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय का गठन बताया गया है कि हमारी न्यायपालिका का सबसे बड़ा न्यायालय नई दिल्ली में है, जिसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और या सुप्रीम कोर्ट, ये नाम है इसके। अब इनकी देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जहाँ नई दिल्ली में है, सभी न्यायालयों की निगरानी करता है। तो हम कह सकते हैं, या फिर आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, जैसे भारत का शासन कैसा है, तो भारत का शासन विकेंद्रीकरण है और भारत की न्यायपालिका किस प्रकार शासन करती है, तो हमारी न्यायपालिका शासन के रूप में न होकर के न्याय करती है केंद्रीकृत। तो केंद्रीकृत का मतलब इसलिए हुआ क्योंकि यह सभी न्यायालयों पर निगरानी करती है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए न्यायपालिका का सबसे बड़ा लीडर सर्वोच्च न्यायालय है। तो हम न्यायपालिका को तो केंद्रीकृत कहते हैं और हमारे भारत के शासन को विकेंद्रीकरण कहते हैं, क्योंकि भारत का शासन अलग अलग सरकारों में बटा हुआ है। यहाँ पर 3 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं, उनके जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, उनकी सूची मंत्रिमंडल तैयार करती है और मंत्रिमंडल फिर राष्ट्रपति को देती है। मूल रूप में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी, लेकिन संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो संसद के द्वारा इनकी संख्या बढ़ा दी गई कि प्रारंभ में तो
एक ही मुख्य न्यायाधीश और 7 उसके सहायक न्यायाधीश रहते थे। लेकिन 2008 में एक मुख्य न्यायाधीश के और सहायक बढ़ा दिए, तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी, 7 से 31 कर दी, जो मुख्य न्यायाधीश का सहयोग प्रदान करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राष्ट्रपति को सूची तैयार मंत्रिमंडल देता है। और भारत के मुख्य प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है जिनसे वह इस संबंध में परामर्श लेना आवश्यक समझता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है, यानी कि जो वरिष्ठतम होते हैं, जो सबसे अधिक सीनियर न्यायाधीश होते हैं, वैसे तो उन्हीं की मुख्य न्यायाधीश बनाने का लक्ष्य रहता है, किंतु अगर कोई विधि का ज्ञाता है, अग्रहणी है, तो उसको भी बनाया जा सकता है। जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों को एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं। वह राष्ट्रपति इन्हीं नामों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब न्यायाधीशों की योग्यताएं कहते हैं कि वैसे तो न्यायपालिका के ये अधिकारी होते हैं, सरकार के द्वारा शासन या सरकार की नौकरी करते हैं, न्यायपालिका में नौकरी करते हैं ये न्यायाधीश। किंतु देखिए इनकी क्या व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। एक तो वह भारत का नागरिक ही होना चाहिए, जो मुख्य न्यायाधीश है। वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। तो सामान्यतः वह जज बन गया है, न्यायाधीश बन गया है, तो उसको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर न्यायाधीश न रह करके अगर किसी वकील को अगर न्यायाधीश बनाना है तो उसको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक कोई अधिवक्ता रह चुका हो, जिसको बोलते हैं अपन एडवोकेट, तो एडवोकेट का अनुभव उसको 10 साल का होना चाहिए, तो उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। अगर राष्ट्रपति की निगाह में कोई ऐसा व्यक्ति जो कानून के बारे में अग्रणी है, उसको भी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। कार्यपालिका तथा महाभियोग, देखिए ये महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए भी लगता है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए भी लगता है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए महाभियोग केवल संसद ही लगा सकती है। साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश जिसकी आयु 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति आदेश से उस न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा। यानी संसद के दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए प्रस्ताव, तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं, इन सब की वेतन और भत्ते जो दिए गए हैं ये संसद ही निर्धारित करती है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। वेतन एवं भत्ते समय समय पर संशोधित होते हैं। फिर है उन्मुक्तियां हैं कि इनके द्वारा दिए गए न्याय को कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों एवं निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है कि ये निर्णय देने का मतलब है इनके निर्णय की कोई आलोचना नहीं कर सकता। फिर है न्यायालय का मुख्य स्थान, न्यायपालिका का सबसे मुख्य स्थान कौन सा होगा, तो अनुच्छेद 130 के अनुसार
सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में रखा गया है। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में ही रहेगा। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 130 में की गई है। फिर है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध कि न्यायाधीश क्या क्या नहीं कर सकते। संविधान में यह निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, यानी कि हमारे नई दिल्ली में जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, दूसरा नाम सर्वोच्च न्यायालय है और अन्य नाम है उच्चतम न्यायालय। तो देखिए उसमें अगर कोई मुख्य न्यायाधीश रहा है तो वे पद से निवृत्ति के बाद भारत के किसी न्यायालय या किसी भी अधिकारी से सामने वकालत नहीं कर सकते। तो ये विशेष व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि यह व्यवस्था क्या है कि न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो किसी भी प्रकार से छोटे न्यायालयों में वकालत का काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये विशेष संविधान में उपबंध रखा गया है कि एक बार मुख्य न्यायाधीश बनाने के बाद में उसको सेवानिवृत्त माना जाए और उसको पेंशन मिलती रहे, लेकिन वह छोटी अदालतों में वकालत का काम कभी नहीं करेगा। ये हमारे भारतीय उपबंध में लिखी गई बात है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का बनाया गया मुख्य न्यायाधीश, जिसमें उसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ी आपने और वह जिस तरह से अपने कार्यों का संचालन करता है। अब हम पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां तथा कार्य कि सर्वोच्च न्यायालय को क्या क्या अधिकार दिया गया है, उसका क्षेत्र क्या होगा और उसके पावर क्या है। तो देखिए उसके प्रमुखता दिया गया है कि हमारे क्षेत्र के रूप में भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, तो भारत के अधीन सारे कार्य जो संचालित होते हैं उनकी न्याय करने का काम इसी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। और शक्तियां दी गई है कि वह अपने क्या क्या शक्तियों को काम में ले सकता है, जिसमें देखिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करना किया जा रहा है संसद के द्वारा, तो उनको रोकने का काम सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, या हम कह सकते हैं न्यायपालिका ही करती है। और न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ अगर राष्ट्रपति किसी कार्य के लिए सलाह मांगता है तो सलाह के रूप में उसको भी अपनी किसी प्रकार से राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन राष्ट्रपति उसकी सलाह के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उसकी सलाह माने या नहीं माने, इसके लिए उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इस प्रकार आपकी आज इतना ही होगा। बाकी जो आगे नेक्स्ट बचा है लास्ट टॉपिक, वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।